हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम। सेमेस्टर हमारा है 6 और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, इसकी थर्ड यूनिट करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट का पार्ट 1 है ये। एक बार सिलेबस देखिए, आपकी जो तीसरी यूनिट में जो पहला टॉपिक है इसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। इसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे इस नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, संसाधनों की कमी की समस्या आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर है ये चैप्टर। तो पहले इसका एक इंट्रोडक्शन समझते हैं। इस इंट्रोडक्शन में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डीप डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मानव और प्रकृति, यानी जो मानव है और जो नेचर है, इसके बीच में संबंध जो है वो काफ़ी जटिल हो गया आज के समय में। पहले क्या होता था, प्राचीन समय में, अगर आप आदि मानव के समय में जाओगे, पुराने समय में जाओगे, तो आप देखोगे कि जो मानव था उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसको विज्ञान की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो प्रकृति से डरता था और अपने आप को उसने प्रकृति के अनुसार ढाला हुआ था। ठीक है, लेकिन जब उसको नॉलेज हुई तो उसने क्या करा, प्रकृति में बदलाव करने शुरू कर दिए। तो आज के समय में देखें तो मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी जटिल हो चुके हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के इस दौर में मानवों के आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। आपको पता है कि आर्थिक गतिविधि तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हुआ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि हानि पहुंचाई जा रही है। जो मानव की गतिविधियां हैं उसने क्या किया है, जो हमारे पारिस्थितिक जो वातावरण है, जो हमारा एक इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारा जो नेचर है, कहीं ना कहीं उसमें एक संकट उत्पन्न कर दिया, यानी एक समस्या हो रही है। कई वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अध्ययन किया और उसमें ये बताया है कि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने कई अध्ययन किए तो उन्होंने उसमें महसूस किया कि पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को बचा के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिल पाए, ठीक है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और पर्यावरण के संरक्षण का सुझाव भी इन्होंने दिया है वैज्ञानिकों ने। इसी कारण इन्होंने कई अभियान, वाद विवाद, ठीक है, और सक्रियता का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है, पहले पर्यावरण को लेकर, वातावरण को लेकर इतना ज़्यादा बहस नहीं होती थी, लेकिन जब से पता लगा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में, तब से क्या हुआ है, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, वाद विवाद, चर्चा होने लगी है इस टॉपिक पे। इसको एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों ने, राज्यों का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, दूसरी तरफ राज्यों ने पर्यावरण संरक्षण, विशेष तौर से जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध कर दिया है। यानी कि जो सरकारें हैं वो भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने लगी, अपने आप को जागरूक कर रही हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पर्यावरण के ऊपर है और जो उसको नुकसान हो रहा है, कैसे उस नुकसान से उसको बचाया जाए, कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ठीक है, इस टॉपिक पे है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जलवायु परिवर्तन जो जलवायु परिवर्तन है वो प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों में से एक है। अगर आज हम देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो आज के समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेकर बिल्कुल ही मतलब चिंतित है। आज के समय में ये एक मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण, ठीक है, जो ओजोन परत में छेद हो रहा है उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लोगों को नुकसान इसके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये एक इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है और दुनिया भर में इसको उठाया जा रहा है। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का उल्लेख करता है जो कि मानव सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए संकट बन गया। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये जो वैश्विक ताप वृद्धि है, इसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, जैसे मानव सुरक्षा को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जीव जंतुओं के लिए भी ये संकट बन चुका है। ठीक है, तो ये आप समझिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर आता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको ओजोन की परत कहा जाता है। ठीक है, एक ओजोन की परत होती है। तो सूर्य का प्रकाश इस ओजोन की परत में से छन कर आता है पृथ्वी पे। मान लीजिए हम यहाँ पे रहते हैं, ये ज़मीन है, ये पृथ्वी है,
तो हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आता है वो छन कर आता है ओजोन की परत से। तो छन कर आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसको कहीं ना कहीं ये उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन की परत। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो चाय हम छानते हैं, तो चाय को छानते हैं तो एक छन्नी का यूज़ करते हैं ना, जिससे चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है, यानी कहीं ना कहीं चाय पत्ती को आने से रोकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ये सूर्य की किरणें जो है उसमें एक छन्नी, मान लो कि एक ओजोन परत एक छन्नी का काम कर रही है, जो हानिकारक किरणों को रोक देती है, यानी कम कर देती है उसके प्रभाव को। लेकिन ओजोन की परत में एक बड़ा सा छेद देखा गया है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने देखा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है अब डायरेक्ट ही आ जाता है पृथ्वी पे। जब डायरेक्ट आता है पृथ्वी पे, जो इसकी हीट होती है वो और ज़्यादा हो जाती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे भी जो मनुष्य के शरीर है उस पर नुकसान हो सकते हैं, जैसे उसको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, या फिर और भी अन्य समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर पे जाके पड़ती है किरणें, तो ग्लेशियर क्या है, पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग का एक टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वैश्विक पर्यावरणवाद। अब यहाँ पे आपको समझना है वैश्विक का मतलब यहाँ पे ग्लोबल, यानी कि ये जो पर्यावरणवाद है ये एक ग्लोबल लेवल पे हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है। ठीक है, ये लोग जागरूक हो चुके हैं। तो समझते हैं इसको। क्या होता है कि 1962 में रेचल कार्सन जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, इनकी कृति है, इनकी रचना है साइलेंट स्प्रिंग। इसके बाद क्या होता है कि पर्यावरण के विषय ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इन्होंने जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, ठीक है, जो कीटनाशक दवाई हम यूज़ करते हैं, उसके प्रयोग से पर्यावरण पर होने वाले जो खतरनाक प्रभाव है उसकी इन्होंने समीक्षा की थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दुनिया भर में ये जो टॉपिक था कि विवाद का विषय बन चुका था। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो रहे थे। ठीक है, अलग अलग तरह, मतलब ये जो टॉपिक था, इनके जो विचार थे वो मीडिया में जनता और नीति जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहा था। इस पर फिर रिसर्च हुई तो पता लगा कि भाई कीटनाशक जो है वो सही में हानिकारक है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो ये चला। फिर क्या होता है कि यूएनओ जो है, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, इन्होंने भी इनके विचारों में रुचि ली, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, जिसे आगे चलकर क्या हुआ, ये पर्यावरण संरक्षण का कारण बना। इनके कारण ही, इनकी वजह से ही आगे जाके जागरूकता मतलब लोगों में आई, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। इसके बाद प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित जो पर्यावरण के आंदोलन है वो तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे आंदोलन चले हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, जिसमें जो पेड़ों को कटने से रोका गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, जिसमें नदी को लेकर। ठीक है, ऐसे दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बहुत सारे आंदोलन चले और काफ़ी तेज़ी से चले। क्योंकि जनता जो थी वो पर्यावरण को लेकर, प्राकृतिक संसाधन को लेकर जागरूक हो गई थी। ठीक है, तो जब पूरी दुनिया में लोग जागरूक हो गए तो इसी को वैश्विक पर्यावरणवाद कहते हैं। वैश्विक का मतलब ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरे दुनिया भर में, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक पर्यावरणवाद के विकास के ऐतिहासिक अवलोकन में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 1970 के दशक में पर्यावरण से संबंधित अनेक घटनाएं हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन को बल मिला। यानी कि 1970 के दशक में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, जिससे कि ये जो आंदोलन थे और ज़्यादा इनको मतलब बल मिला, मजबूती मिली। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल में आपको 2-3 याद रखने, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आप ये रख लो हाइड्रोजन बम परीक्षण, क्योंकि हाइड्रोजन बम परीक्षण जब किया जाता है तो उससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचती है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर इसके बाद क्या है कि 3 मील द्वीप परमाणु दुर्घटना, ये एक दुर्घटना थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, यानी उसका ह्रास हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ओजोन परत में छेद देखा गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये भी मतलब एक चिंता का विषय है। फिर आपको अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे केमिकल वगैरह और धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अम्लीय वर्षा हो जाती है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलें। तो आप
ये 3 4 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दे हुए हैं, इसमें से कोई से भी आप 2 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं और उसको पेपर में लिखना। जब आप ऐसे एग्जाम्पल लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, या ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है पेपरों में। तो ये जो मामले हैं, इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी आंदोलन को महत्व को उजागर करा। यानी इन सब चीज़ों को देखकर जो जनता है, जो दुनिया है, वो जागरूक हुई और पर्यावरण आंदोलन चले और उसको बल मिला, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण केंद्रित और मानव केंद्रित दृष्टिकोण। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है, पर्यावरण केंद्रित और मानव केंद्रित दृष्टिकोण, यानी एक दृष्टिकोण है। एक जगह पे पर्यावरण को केंद्र में माना जाता है, मतलब मेन चीज़ पर्यावरण को ही माना जाता है, उसको ध्यान में रखकर बातें की जाती है। तो दूसरी तरफ मानव को ध्यान में रख के बातें की जाती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उसको पता लगाने के लिए 2 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण, दूसरा है मानव केंद्रित। अब पर्यावरण केंद्रित क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे पर्यावरण स्वयं अपने लिए महत्वपूर्ण हो, यानी यहाँ पे पर्यावरण को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण जो होता है, यहाँ पे मनुष्य के लिए पर्यावरण के लाभों का महत्व हो, ठीक है। यहाँ पे देखा जाता है कि मनुष्य के लिए क्या पर्यावरण के लाभ है, यानी यहाँ पे मनुष्य को मेन माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। अब बात करेंगे पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण के एग्जाम्पल पे, यानी उदाहरण पे। तो देखिए, आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर सम्मेलन हुआ था, ये पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण है। दूसरा क्या है, एक वन्य जीवन संरक्षण, जो वन्य जीवन संरक्षण 1975 में जो बनाया गया, ये भी पर्यावरण को केंद्र में, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के ये किया गया था। फिर जैव विविधता, ये जो जैव विविधता खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, वनों की कटाई हो रही है, जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए जैव विविधता, ये 1992 वाला है। तो ये सब पर्यावरण को केंद्र में रखकर ये लाए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ है मानव केंद्रित दृष्टिकोण के उदाहरण। तो मानव केंद्रित में क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि मानव का विकास कैसे हो, यानी कि सतत विकास पे ध्यान दिया जाता है। कि इसमें ये कहा जाता है कि मतलब हमें क्या करना है, हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मानव का विकास करना है, यानी मानव का विकास हो, ठीक है, मानव का विकास हो, और उसके लिए पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसको बचाया जाए, ठीक है। कैसे उसको मतलब बचाया जा सकता है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पे मेन क्या हो जाता है, यहाँ पे मानव का विकास मेन हो जाता है। पर्यावरण को भी बचाना है, लेकिन मेन कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो मानव है। तो यही दोनों में डिफरेंस था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के वाद विवाद के प्रमुख मुद्दे। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया जो थी वो सचेत हो गई थी, जागरूक हो गई थी। दुनिया भर में जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण के एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने क्या करा, कई चर्चाएं करी, ठीक है। तो इसको समझते हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं में जलवायु परिवर्तन जो है वो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। आप देखते हो कि अब के समय में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, या सर्दी कम होती जा रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बेमौसम बरसात हो जाती है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और हमारी वजह से ही हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन जो है गंभीर खतरा है आज के समय में। इस स्थिति का समाधान करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हैं ये आपके पेपर में आते हैं। तो ये तो बेसिक था, अब चलिए समझौते को देखते हैं। तो सबसे पहले एक समझौता है वैश्विक साझी संपदा, ठीक है। तो वैश्विक साझी संपदा का क्या मतलब है, आपने क्लास 12th में इसको पढ़ा होगा। तो चलिए समझाता हूँ। वैश्विक साझी संपदा में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब किसी एक पे जिसका अधिकार ना हो, ठीक है। जैसे कि वायुमंडल हो गया, वो सबके लिए, समुद्र हो गया, वो सबके लिए, अंतरिक्ष जो हो गया, ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए हैं ये। तो साझी संपदा का विचार, कोई भी देश वायु जल भूमि को अंधाधुंध तरीके से प्रदूषित ना करे, इसको लेकर बनाया गया है। यानी कि कोई भी देश ये ना सोचे कि हम वायु को प्रदूषित करें, जल को प्रदूषित करें, भूमि को नुकसान पहुंचाएं, ये नहीं, इसको नहीं करना चाहिए प्रदूषित, ठीक है। यदि कोई देश प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देता है और वही देश उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और वही जिम्मेदार देश समस्या का पता लगाने में होने वाले खर्च का भी भार वहन करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई देश पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो वही उसकी भरपाई भी करेगा, ठीक है। भरपाई की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए, क्योंकि उसने नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। तो इसको वैश्विक साझी संपदा के रूप में देखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा विकास। तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद विकास का मुद्दा वैश्विक पर्यावरण का केंद्र बन गया है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पूरी दुनिया के जो विकासशील देश है,
जो भी विकासशील देश थे इन्होंने, और जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, इन्होंने आपस में वाद विवाद किया, चर्चा की। तो ये पता लगा, ये इस बात पे पहुंचे कि औद्योगिक जो राष्ट्र हैं, यानी ऐसे देश जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो पश्चिमी देश हैं, ये औद्योगिक राष्ट्र थे, यहाँ पे औद्योगिकरण पहले हुआ था। तो इन राष्ट्रों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को। क्यों? क्योंकि देखिए, इन देशों में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्होंने उद्योग लगाकर ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, ये बात निकली। दूसरी तरफ जो विकसित देश है, दूसरी तरफ विकसित देश आर्थिक तौर से तेज़ी से उभरते देश, तेज़ी से उभरने वाले देश जो हैं जैसे चीन, भारत, ब्राज़ील आदि के सक्रिय भागीदारी की मांग करते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है, देखिए इसे समझिए। यहाँ पे क्या है, दो तरह के देश है। एक है विकसित देश, जिसको डेवलप कंट्री कहेंगे। एक है विकासशील देश, यानी कि जो अभी विकास कर रहे हैं। विकासशील देश में भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऐसे देश हैं। विकसित देश में यूएसए हो जाएगा, ठीक है, रसिया हो जाएगा, और वेस्टर्न के देश हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ये बात है कि ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो विकसित देशों ने पहुँचाया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये मांग क्या कर रहे हैं कि दोनों ही देश क्या करें, पर्यावरण का ये जो पोल्यूशन है जो हुआ है उसकी भरपाई में दोनों देश बराबर की भूमिका निभाएं। अब आप ये सोचिए कि नुकसान जो है वो इन्होंने ज़्यादा पहुंचाया, और ऐसा कह रहे हैं कि भाई दोनों बराबर करें, ऐसा तो गलत है। तो यही बात यहाँ पे निकली, ठीक है। विकसित देश ये दावा करते हैं कि इन विकासशील देशों ने अपने विकसित परियोजनाओं के कारण, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करा। यानी विकसित देशों ने विकासशील देशों पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने, इनके यहाँ पे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रही है। हालांकि पर्यावरण जो विद हैं, जो अनिल अग्रवाल हैं और सुनीता नारायण हैं, इन्होंने विकसित देशों के ये जो तर्क थे इसको चुनौती दे दी, और इन्होंने ये कहा कि अगर हम देखें प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है तो वो विकासशील देशों में काफ़ी कम है, विकसित देशों में बहुत ज़्यादा है। जो डेवलप कंट्री है उनका जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उन्होंने ज़्यादा पहुंचा है, तो इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बातें चली थी, ठीक है। इसके बाद है जलवायु न्याय और समता। विकासशील देशों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन में में विकासशील देशों का सबसे कम योगदान है। यानी कि विकासशील देश क्या मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें विकासशील देशों का योगदान बहुत कम है। इसको नुकसान किसने पहुंचाया है? विकसित देशों ने पहुंचाया है, ऐसा विकासशील देश मानते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकासशील देशों को समान जिम्मेदारी का वहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये क्यों समान करेंगे, ऐसा है। इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंध में अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसने कम नुकसान पहुंचाया उसकी जिम्मेदारी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण गोलार्ध का विवाद है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इसको मैं बीच में से ऐसे बांट देता हूँ दो हिस्सों में, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर जो विकसित देश आते हैं जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादातर विकासशील देश आते हैं जिन्होंने नुकसान कम पहुंचाया है। तो अब यहाँ पे बात ये चल जाती है कि भाई जिसने कम नुकसान पहुंचाया है वो जिम्मेदारी कम निभाएगा, जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज़्यादा निभाएगा। तो ये बातें हैं। इसके बाद है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। अब कुछ समझौते के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये समझौता हुआ था। तो देखिए इसमें क्या है, ओजोन परत का ह्रास। आपको पता है ओजोन परत में छेद हो रहा है, ये वैज्ञानिकों ने खोजा था। जब से वैज्ञानिकों को ये पता लगा है तो दुनिया भर में ये चिंता का विषय बन गया, ठीक है, क्योंकि ओजोन परत की रक्षा करना जरूरी है, नहीं तो फिर सूर्य की किरणें जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके संबंध में कई सारे कानून भी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई थी। और ये जो प्रोटोकॉल था इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC, ये जो गैस है ये जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पे बात चली थी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत के ह्रास का मेन कारण है। इस कारण से इस प्रोटोकॉल की काफ़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी पॉलिसी दुनिया भर के देशों ने बनाई। नेक्स्ट आपका जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो 1992 में क्या होता है, रियो डी जनेरियो, ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन होता है जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। ये सम्मेलन हुआ था। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण के इतिहास का महत्वपूर्ण सम्मेलन में एक इसको माना जाता है, और इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में दो परिणाम निकले थे। पहला परिणाम तो ये था कि जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया, यानी कि जो जैव विविधता है
इसको लेकर जागरूक किया गया। ठीक है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन जो है उस पर भी बात की गई, यानी कि जो हमारा जैव विविधता है, पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, जानवर जंतु ये ख़त्म होते जा रहे हैं, इस पे चिंता जाहिर की। और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इस पे चिंता की गई। दो मुख्य मुद्दों पे चिंता की गई थी। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ कानून बनाने पे बात हुई थी, कई सारी संधियाँ की गई थी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन 1994 में स्थापित हुआ था। भूमि का स्थायी प्रबंधन, आपको पता है कि उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। ठीक है, मरुस्थलीय रूप में परिवर्तित होती जा रही है। तो भूमि को बचाने के लिए, उसका मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, इसमें बात की क्या की गई थी कि जैव विविधता को कैसे बचाएं, जलवायु परिवर्तन को ध्यान दें, मरुस्थलीकरण से भूमि की रक्षा करें, तो ये सारी बातें यहाँ पे है। क्योटो प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम किया जाए। तो इसमें विकसित देशों को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो विकासशील देश हैं, भारत चीन जैसे, इनको छूट दी गई थी कि आप अभी क्या हो, आप इस स्टेज में हो जिसमें आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी अभी आप विकास कर रहे हो, आपका विकास हुआ नहीं है, तो आपको कुछ छूट दी जाती है। लेकिन बाद में ये भी जुड़ गए थे। ठीक है, लेकिन जिस समय ये प्रोटोकॉल आया था उस समय में इनको छूट दी गई थी, तो ये याद रखना है। तो इस तरीके से बातें थी यहाँ पे। कोपनहेगन समझौता, इस सम्मेलन में क्या था, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने के बड़े बड़े वादे किए गए थे। वहीं इस सम्मेलन में दूसरी खास बात ये थी कि इसमें देशों द्वारा जो उत्सर्जन कटौती है, जो भी मतलब कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसकी जो कटौती है, वो स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के विचार पर थी कि अपनी मर्जी से चाहें तो जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं वो कम करें। इसी कारण विकासशील देशों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया था कि इससे समता और साझी परंतु अलग अलग जो जिम्मेदारी वाला सिद्धांत है वो कमज़ोर होगा। क्यों होगा, देखिए समझिए। अगर ये बोल देंगे कि भाई तुम्हारी मर्जी है कि तुम कार्बन का उत्सर्जन कम करो, तो फिर उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी, तो वो देश क्यों कम करना चाहेंगे। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन, तो इससे कहीं ना कहीं सही नहीं था ये। पेरिस समझौता 2015 के पहले समझौते से उत्सर्जन कटौती की जो स्वैच्छिक विचार की जो बातें निर्धारित की गई थी, ये एक ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि इस समझौते में जो विकसित देश हैं इनके साथ साथ जो विकासशील देश हैं इन्होंने भी उत्सर्जन की कटौती में अपनी मर्जी से प्रतिबद्धता का विचार अपनाया, यानी कि हम अपनी मर्जी से जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर क्या हुआ था, विभिन्न देशों ने अपने अपने लेवल पे फैसले लिए थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत का फैसला बताएं तो फ्यूल में चेंज किया गया था। ठीक है, पेट्रोल वाली गाड़ियों की जगह सीएनजी गाड़ियों को वैल्यू दी जाने लगी थी। फिर अब तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होते हैं उसको महत्व दिया जाने लगा है। तो ये कुछ प्रयत्न किए थे। ठीक है, और पेट्रोल में एथेनॉल की जो मात्रा है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। तो भारत जैसे देश का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भारत ने इस प्रकार से प्रयास किए। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। देखिए इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जितना टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।